Hello everyone, very good morning. So again we are back 2nd of February 2024, mission 2024 it's running. तो ऑलमोस्ट हमारी सारी करंट अफेयर वन डे बाई डे चल रही हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट है. कुछ वीडियोस अपलोड होने में कुछ दिक्कत आती है यूट्यूब पे, इसकी वजह से वीडियोस थोड़ी सी अपलोड नहीं हुई हैं. सो उनको वन वे में मैं एक बार अपलोड कर दूंगा सारी की सारी. कुछ 5-6 दिन की रह गई हैं, तो आपको ईजी रहेगा आपको पढ़ने में भी, तो कंटिन्यूसली एक बार देख लेना. ओके, लेट्स मूव फर्दर. तो सबसे पहला जो बेसिकली मेरे पास जो आर्टिकल है वो बेसिकली है टैक्स बायंसी से लेके. देखो, टैक्स बायंसी है क्या, एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको एक बता देता हूँ. टैक्स बायंसी का मतलब है कि आपका टैक्स रेट बढ़ाए बिना आपका टैक्स रेवेन्यू कितना आया है. ठीक है, दिस इज बेसिकली एक डिफरेंस बताता है. ठीक है, अब मैं आपको हुआ क्या है वो बताता हूँ. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, रिसेंटली उन्होंने एक फिजिकल कंसोलिडेशन प्रोजेक्शन उसको सरपास करते हुए, जो भी है उसका जो हमारा बेसिकली फाइनेंशियल बजट एस्टिमेट होता है उसको देखते हुए बायंसी का एस्टिमेट लगाया कि क्या है होता है क्या नहीं है. ठीक है, अब है क्या दोबारा देख लो. टैक्स बायंसी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड द चेंजेस इन दी जीडीपी. ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारी कितनी ग्रोथ हुई है और जीडीपी के अंदर हमारी कितनी ग्रोथ हुई है. ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, आपके घर के अंदर पैसा बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपकी घर की ग्रोथ बढ़नी चालू हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड बेसिकली बायोन्सी. ओके, देयर इज a strong connection between the government tax revenue earnings and economic growth. ऑब्वियस सी बात है, पैसा बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ जाएगा, सिंपल इज दैट. इकोनॉमिक अचीव फास्टर ग्रोथ, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो गोज अप. जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो टैक्स रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा. बाय एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, ऐसा होता है. क्या होता है रिस्पॉन्सिव टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ चेंजेस इन द जीडीपी. ठीक है, व्हाट इज टैक्स बायोंट रेवेन्यू इंक्रीज विदाउट इंक्रीज द टैक्स रेट. मान के चलो, आपने आपका जो टैक्स रेट है, जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो 30% है. अब 30% पे ही आपका जो ऑटोमेटिकली, अब वो ये मान के चलो मिनिमम लेवल है, एटलीस्ट वो मिनिमम लेवल नहीं है, आई नो वो मिनिमम लेवल है आपके 30% का, लेकिन 30% पे ही आपने स्टेबल करके रखा और इसी की वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ता चला गया, लोगों ने टैक्स ज्यादा पे करना चालू कर दिया. बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन इसके अलावा एक और हमारे पास सिनेरियो होता है. उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपने 30 का 35 कर दिया, तो लोग क्या करते हैं कि उस केस में टैक्स भरना कम कर देते हैं, वो चीज़ों से दूर हटना चालू करते हैं. उनको पता है अगर मेरा 1 करोड़ का अगर मेरा साल का इनकम है, उसमें 35% अगर मैं दे रहा हूँ, हालांकि 35% दैट नॉट मीन्स कि उसमें से आपका डायरेक्टली 35 लाख जाएगा, ऐसा नहीं होता. उसके सिनेरियोस होते हैं, यानी कि जीरो से आपका 5 लाख तक पे कितना है, 10 लाख तक पे कितना है, उसके हिसाब से टैक्स का स्लैब चलता है. वो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट लीव इट एज इट इज. तो ध्यान रखना, टैक्स रेट बढ़ने से आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो जाता है. इस वजह से मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ट्राई करते हैं टैक्स रेट कम रखा जाए ताकि टैक्स लोग ज्यादा भरें. डिपेंड क्या करता है, साइज ऑफ द टैक्स बेस क्या है. ठीक है, फ्रेंडलीनेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रैशनैलिटी सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट क्या है. तो ये ध्यान रखना, ये चीजें मैटर करती हैं आपका टैक्स रेट कैसे बढ़ सकता है. टैक्स बायंसी विल बी हाईएस्ट फॉर डायरेक्ट टैक्सेस. जनरली डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर सेंसिटिव फॉर द जीडीपी ग्रोथ. सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा जरूरी होते हैं. टैक्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, देखो एक ना हमारे पास, ओके ओके, टैक्स की इलास्टिसिटी मैं आपको बता देता हूँ. इकोनॉमिक थ्योरी पायनियर्ड बाय द अर्थर लॉफर, एक लाफर कर्व होता है जो कि 1974 में विजुअली शोज द रिलेशन बिटवीन द टैक्स रेट एंड द टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. तो ऑब्वियस बात है, एक रिलेशनशिप है जो मैंने आपको बताया, वो बताता है कि अगर टैक्स रेट अबव सर्टन थ्रेशोल्ड, तो टैक्स का जो रेवेन्यू है वो आपका रिड्यूस हो जाता है. जो मैंने आपको बताया, टैक्स का रेट अगर आपका बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. इट सजेस्ट दैट इज द ऑप्टिमम, यानी कि एक मिनिमम आपका टैक्स रेट होना चाहिए जिससे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़े. ओके, तो वही लाफर कर्व है, सेम सारी चीजें. जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज अ फाइनेंशियल वैल्यू. क्या होता है, एक फाइनल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ ईयर ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड टाइम. नॉर्मली ईयर माना जाता है, यानी कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो बेसिकली एक साल के अंदर की जाती है उसे जीडीपी कहा जाता है. जीडीपी ग्रोथ रेट से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. ठीक है, एक इंडिकेटर बताता है, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी आपका पूरा ग्रोथ नहीं बता पाता है. ओके, ध्यान रखना. और ये जीडीपी मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसका इसका इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा. अब दूसरा जो मेरे पास जो करंट अफेयर है वो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड है. हुआ क्या है, जो हमारी कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कंटिन्यूएशन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसको आगे के लिए बढ़ा दिया फॉर द 3 years के लिए. ओके, अब है क्या, बेसिकली एक सेंट्रल स्कीम है और अप्रूव इंसेंटिवाइज्ड, बेसिकली इंसेंटिवाइज करती है इन्वेस्टमेंट को बाय इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, जो प्राइवेट कंपनी है, इंडिविजुअल है, और एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है.
और इसके अलावा ये सारी चीज़ें क्यों होता है, ताकि जो डेयरी प्रोसेसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीट प्रोसेसिंग है, एडिशन फीड प्लांट्स हैं, वो बढ़े। ठीक है, अब होगा क्या, जब आप एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, पहली बात आपके मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी, आपका वहां से ग्रोथ रेट बढ़ना चालू हो जाएगा, लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों को लेके, तो ये मीट प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। तो दिस इज ऑल बेसिकली, तो ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री जो भी हमारा काम होता है उसको इंक्रीज करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि मान के चलो सबवेंशन का मतलब क्या होता है, और कितने साल के लिए, फॉर 8 years इंक्लूडिंग 2 years ऑफ मोरेटोरियम लोन अप टू 90% ऑफ द शेड्यूल बैंक एंड नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, नाबार्ड एनडीडीबी के साथ। तो इसको ध्यान रखना, सिंपल सी चीज है। इंटर सबवेंशन स्कीम क्या होती है, मान के चलो आपने लोन लिया बैंक से, आपने लिया कि आपको एनिमल हस्बेंड्री आपको बढ़ाना है और आपको लोन मिल जाएगा 90% तक, और ये आपको बेसिकली नाबार्ड, ये जो भी आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, नाबार्ड है और एनडीडीबी है, तो इनसे आपको लोन आराम से मिल जाएगा। तो मिलने के बाद में क्या होगा, आपको अब सबवेंशन दिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, आपको 3% का सबवेंशन है, तो 3% के सबवेंशन में क्या होगा, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसमें आपका 5% आपको भरना पड़ेगा, 3% आपका गवर्नमेंट भरेगी। दिस इज ऑल, सिंपल इज दैट। दोबारा पढ़ लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर 8 years इंक्लूडिंग 2 years ऑफ मोरेटोरियम फॉर लोन अप टू 90%। ओके, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से होगा, एनडीडीबी से होगा, ठीक है, एनसीडीसी से होगा और नाबार्ड से होगा। अंडर दिस गवर्नमेंट एंटिटीज कोऑपरेटिव आर नॉट एलिजिबल फॉर टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। जो कोऑपरेटिव्स होंगे उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट, इसका ध्यान रखिएगा। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कॉर्पोरेशन काउंसिल क्या है, 1963 में स्टेब्लिश किया गया था, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के थ्रू आती है, कॉर्पोरेट के थ्रू फंक्शन करती है, प्लानिंग, प्रमोट, वही सारी चीज़ें, और प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों को देखती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को देखती है। लाइक एग्जांपल क्या है कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, इन सारी चीज़ों को बेसिकली फोकस होता है। मेंथीस क्या होते हैं बेसिकली, ये आपको दिख रहा होगा काइंड ऑफ, ये एक एनिमल है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेंथीस कन्वर्ज एट ए फ्लोरिडा स्टेट या पार्क ऑफ रिसेंटली, काफ़ी सारे मेंथीस फ्लोरिडा पार्क के अंदर भी रिसेंटली दिखे हैं, तो उसकी वजह से। लार्ज एक्वेटिक मैमल्स हैं, समटाइम दे रेफर टू द सी कॉ, जिसको डुगोंग्स भी कहा जाता है। तो डुगोंग्स बेसिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा डुगोंग्स, ठीक है। इनको बेसिकली एक डुगोंग्स सी कहा, यानी कि समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो क्या डिफरेंस क्या है, सिमिलर अपीयरेंस है, बिहेवियर, बट देयर आर की डिफरेंस है। मेथिस है पैडल शिफ्ट एंड डुगोंग्स है फ्लग टेल्स, ठीक है, इनकी एक पूंछ काइंड ऑफ होती है, उस मेथिस की एक पैडल शेप्ड होती है टेल्स की। गिविंग इट इज ए वेल लाइक, यानी कि, ठीक है। हैबिटेट क्या है इनका, इनहेबिट शैलो, मार्शी, कोस्टल एरियाज में बेसिकली पाए जाते हैं। और आपको बेसिकली कैरेबियन मेथिस फाउंड इन फ्लोरिडा। 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, होते हैं अमेजोन मेथिस, लिव्स इन अमेजोन रिवर एंड फ्रेश वाटर, दूसरे होते हैं अफ्रीकन, और तीसरे होते हैं कैरेबियन। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप इसका फीचर्स देखोगे तो फीचर्स जितना छोड़ दोगे ज़्यादा फालतू की चीज़ें हैं, और इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखना है तो वल्नरेबल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल इज। डुगोंग्स क्या है, एक सीकाव है, मैंने आपको बता दिया है, सेम सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आईएसडी क्या होता है, आईएसडी बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है 2024 का, उसमें बेसिकली उन्होंने क्या प्रपोज किया है, द फाइनेंस मिनिस्टर इन बजट 2024 प्रपोज द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ये इसका एक हेड ऑफिस है, एक कंपनी का, एक कंपनी है, सॉरी कंपनी ओ है, जिसके कई सारे ब्रांच है, मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, यूनिट ए और यूनिट बी, ठीक है, 2 ब्रांचेस हैं। अब ये बेसिकली सप्लायर है, जो इसका हेड ऑफिस है, ये सप्लायर है, इसको इससे भी सप्लायर है, तो इसको कुछ भी अगर यहाँ पर इसको सर्विस करना है तो इसके लिए सबसे पहले से इन्वॉइस चाहिए होगा उसका, और यहाँ से भी इन्वॉइस चाहिए होगा। तो इसके पास जो इन्वॉइस आते रहेंगे उसके बेसिस पे क्रेडिट समय, जो बेसिकली इनपुट सर्विस है, वो उसका टैक्स भरते रहेंगे। मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देख लो, ओके, ISD means an office of supplier of goods or service both which receives tax invoices towards receipt। यानी कि एक ISD बेसिकली ऑफिस ऑफ सप्लायर है, हेड ऑफ सप्लायर्स है, जहां पर गुड्स और सर्विस दोनों का रहेगा, और वहां पर टैक्स इनवॉइसेस उनको रिसीव होते रहेंगे। Towards receipt of input services issues a prescribed document for the purpose of distributing credit central tax, ठीक है। अब उनको जितने भी टैक्स रिसीव होते रहेंगे, इनवॉइस रिसीव होते रहेंगे, उसके बेसिस पे स्टेट को और सेंटर को टैक्स जाता रहेगा। मान के चलो एक यूनिट यहाँ पर है, अब ये इसका हेड ऑफिस है, एक यूनिट यहाँ पर है,
यहाँ पर जितने भी इसको टैक्स रिसीव हुए, यहाँ पर सेंटर से रिसीव हुए, यहाँ पर स्टेट से हुए, तो उसके बेस पे इनका टैक्स का डिवीजन चलता रहेगा. सो दिस इज हैंड आईएसडी इज अ बिजनेस विच रिसीव इनवॉइस फॉर सर्विस बाय इट्स ब्रांचेस. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स पेड टू सच एज ब्रांचेस एज अ प्रोपोर्शनल बेसिस बाय द इशूइंग आईएसडी इनवॉइसेस. जितने ज्यादा उनको आईएसडी रिसीव होते रहेंगे उसके बेस पे वो टैक्स भरते रहेंगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप गवर्नमेंट के पास हो, आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है. ठीक है. अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास जितने भी इनवॉइस रिसीव हुए उसके बेसिस पे उसको टैक्स मिलता रहेगा, सेंट्रल को जितना रिसीव हुआ उसके बेसिस पे उसको मिलता रहेगा. दिस इज सिंपल सी बात है. रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है इनका. रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर आईएसडी. कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है. अब आगे क्या है, आगे इट इज रिलीवेंट फॉर बिजनेस हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस. कोई भी बिजनेस जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस है उसको चाहिए होगा. बिजनेस आर रिक्वायर्ड जीएसटीएन, जिसको जीएसटी नंबर चाहिए होगा. बेस्ड ऑन द परचेज ऑफ हेड ऑफिस बाय ब्रांचेस, जिसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा या फिर सीजीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा, काइंड ऑफ थिंग्स. इंश्योर आईटीसी इज प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये सारी चीजें चलती रहती है. सिंपल सी बात है. आईएसटी जो मैकेनिज्म इज मेन ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट कॉमन इनवॉइसेस, ताकि उनको मिलता रहे. इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन इनपुट कैपिटल गुड्स आर इन्वॉल्व. कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, वेयर आईएसडी नॉट अप्लाई. मैकेनिज्म मीन ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट कॉमन इनवॉइसेस. तो वही सारी चीजें हैं. व्हाट इज मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक, तो ये दोनों के दोनों आप बेसिकली अपनी बुक से पढ़ लिएगा, एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा बेटर रहेगा. आपको जितना भी यहाँ पर समझाया जाएगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा. इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एंशियंट हिस्ट्री को अपना रिवाइज करें. न्यूज़ के अंदर ज़्यादा बेटर है. ओके. यहाँ देख लो, व्हाट इज द टाइडल डिसेप्शन इवेंट. क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. An international team of astronomers recently conduct multi-wavelength observation of AT, ठीक है, in 2023 CLX, the closest Earth tidal disruption event. उन्होंने अभी रिसेंटली इसको एक बेसिकली एक स्टडी कंडक्ट करी, तो उसके बेस पे इन्होंने टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट को समझा है. होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ. देखो, सिंपल सी भाषा में, एक ब्लैक होल है. उस ब्लैक होल के पास से जब भी कोई तारा बिल्कुल पास से निकलता हुआ गुजरता है, तो उस तार के सॉरी कोई एक ब्लैक होल के पास से जब भी एक तारा पास से गुजरेगा, तो गुजरने के बाद में वहां पर ना एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी. वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस तारे को बिल्कुल खत्म कर देगी. तो उसकी वजह से तारे के जो उसके बेसिकली सेपरेशन हुआ है, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो ब्लैक होल के अंदर जाके गिरेंगे. ओके. Tidal dispersion event are astronomical phenomena occurs when a star passes closest enough to supermassive black hole and it's pulled apart by a black hole. black hole के थ्रू से बेसिकली खींचा जाता है. फोर्सेस कॉजिंग प्रोसेस डिस्ट्रप्शन, जो भी उसका जो फोर्स लगती हैं और जो प्रोसेस लगता है उसको बेसिकली डिस्ट्रप्शन कहा जाता है. सच टाइडली डिस्ट्रप्टेड स्टेलर डेब्रिस स्टार्ट्स रेनिंग. ब्लैक होल के ऊपर उसका पार्टिकल्स गिरने चालू हो जाते हैं. एंड रेडिएशन होती है उसकी वजह से एक रेडिएशन इमर्ज होती है, दैट इनर मोस्ट रीजन ऑफ एक्रेटिंग डेब्रिस विच इज इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टीडी. ठीक है. वो जो लाइट जो चमकती है, जो बेसिकली उसका जो प्रेजेंस बताता है, दैट्स बेसिकली टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट को होता है बेसिकली. ओके. वहीं अगर आप देखोगे, क्लोज अप्रोच होती है, स्टार गैलेक्सी अप्रोच, ब्लैक होल वेरी क्लोज टू ट्रैजेक्टरी ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन. तो ऐसा होता है क्योंकि खिंचाव है, ग्रेविटेशन फोर्स काम करती है. टाइडल फोर्सेस दैट स्टार गेट्स क्लोज टू द ब्लैक होल, ग्रेविटेशन फोर्सेस एक्टिंग ऑन बिकम इंक्रीजिंगली अनइवन ड्यू टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशन पुल. तो यही सारी चीजें हैं. दिस इज नॉट जस्ट मच, बस आप टीडी को ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. सेम अगर आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बट नॉट दैट मच रिक्वायर्ड. सिंपल सी भाषा में समझना तो सिंपल सी भाषा में समझो. व्हाट इज ब्लैक होल? आर रीजन स्पेस वेयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मास इज पैक्ड इन अ टिनी वॉल्यूम. ठीक है. एक ऐसा ब्लैक होल है जिसके अंदर कुछ भी आप इसके पास से गुजरोगे, ये अपनी तरफ से खींच लेगा, खा जाएगा उसे. एक ऐसा ब्लैक होल, एक ऐसा गैलेक्सी काइंड ऑफ. ओके. एंड ग्रेविटेशन पुल सो स्ट्रॉन्ग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप. लाइट तक इससे नहीं बच सकती. मोस्ट ब्लैक होल फ्रॉम रिमेन्स ऑफ लार्ज स्टार दैट डाइज इन ए सुपरनोवा एक्सप्लोजन. ठीक है. मोस्ट ऑफली जो लार्ज जो स्टार हैं वो भी सुपरनोवा की वजह से बेसिकली एक एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से मर जाते हैं. स्मॉलर स्टार्स बिकम डेंस न्यूट्रॉन स्टार विच आर नॉट मैसिव इनफ टैप लाइट. ओके. मैं ऑलरेडी ये सारी चीज आपको बता चुका हूँ. एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें आप देख सकते हो. सूबिका पेंटिंग बेसिकली मणिपुर की है. क्या है बेसिकली? मणिपुर बोस्ट द रिच कल्चर हेरिटेज, बट सम ऑफ द इनवैल्यूएबल आर्ट फॉर्म्स लाइक सूबिका पेंटिंग आर इन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. खत्म होने की कगार पे है, इस वजह से न्यूज में है. तो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है विच इंट्रिक्टली लिंक टू द मेती कम्युनिटी. उससे रिलेटेड है. किससे है सूबिका? मेती से है. अब क्या है, इनके 6 मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, जिसमें सूबिका है, सूबिका अनुकुबा है, सूबिका लाइसाबा है, सूबिका चौदित है, सूबिका चेतिल है और थिंग का खेल सूबिका है. तो इस तरीके से चलता है.
रॉयल क्रॉनिकल है बेसिकली इन सारी चीज़ों का। बेसिकली एज पर एस्टिमेट यूज ऑफ सूबी का पेंटिंग सिंस 18 और 19 सेंचुरी, तब से चलती हुई आ रही है। और कुछ इसके फीचर्स हैं सारी चीज़ें। सूबी का लाइसा इज कंपोजिशन ऑफ कल्चरल मेथीज बाय प्री एग्जिस्टिंग फीचर इन्फ्लुएंस एस्टिमेटेड दैट कल्चर। 6 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वही सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। मेती पीपल ऑल्सो नोन एज द मणिपुरी पीपल, इन्हीं को बेसिकली कहा जाता है। प्री डोमिनेट एथिक ग्रुप ऑफ मणिपुर स्टेट है, दे स्पीक मेती लैंग्वेज, और वन ऑफ द 22 जो लैंग्वेज हैं उसमें हमारी लैंग्वेज के अंदर मेती लैंग्वेज है। वहीं अगर आप देखोगे थंथाई पेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर बेसिकली 80,114 हेक्टेयर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इन बरगुर हिल्स इरोड डिस्ट्रिक्ट एज द थंथाई पीरियड, इसके लिए रिजर्व रहेगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट थंथाई कहाँ पर है? पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर है, दैट्स इट। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज, देखो दो स्कीम है, अब मैं आपको दोनों बता देता हूँ। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम ऑफ रिबेट स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेविस फॉर एक्सपोर्ट अपैरल गारमेंट मेड अप टू 31 मार्च 2026। तो जितने भी मान ये अपैरल एक्सपोर्ट हैं, अपैरल ऑफ अपैरल्स है, गारमेंट्स हैं, इनके ऊपर ना आपको एक रिबेट मिलती है। जब भी आप किसी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको लगता है एक्सपोर्ट के चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट आपको ना उसके चक्कर में आपको एक रिबेट देती है कि आप इतना पे करो, इतना आपको वापस मिल जाएगा, काइंड ऑफ दिस इज कॉल्ड द बेसिकली रिबेट। ओके, तो इसको कंटिन्यू कर दिया 2026 तक के लिए। एम्स क्या है? रीइंबर्स कर दिया जाएगा जो भी आपका टैक्स लगेगा मैन्युफैक्चर गुड्स और गारमेंट्स पे। एस्टेब्लिश किया है सक्सेसर फॉर द ओल्ड, यानी कि ये दूसरी एक हमारे पास जो एक स्कीम थी रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज, अब इसको बना के कर दिया गया रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज। ठीक है, डिफरेंस क्या है? आरओएसएल स्कीम देयर वाज नो बेनिफिट ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, इसमें नहीं था, लेकिन सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, बट इन द आरओएसएल इसके अंदर है, सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज को दिया गया। कंपनसेट फॉर द स्टेट सेंट्रल टैक्सेस लेवीज इन एडिशन ड्यूटी ड्रॉबैक, जो भी आपका चार्जेस लगता है वो काइंड ऑफ दिस इज ओके, सिंपल सी भाषा में। रिबेट अंडर द स्कीम शैल बी इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट्स स्क्रिप्ट्स, ड्यूटी क्रेडिट जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, यानी कि जो आपको टैक्सेस लगता है उसके ऊपर आपको रिबेट दे दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द स्क्रिप्ट शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली कस्टम सिस्टम के थ्रू, और ये सब कुछ चलेगा। ई स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वही वैलिड ऑफ ई स्क्रिप्ट पीरियड ऑफ बेसिकली 1 ईयर की रहा करेगी, 1 ईयर की वैलिड रहेगी, जो इसमें आप कभी भी उसका जो आपका लेवी जो आपको रिबेट मिला है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, काइंड ऑफ। व्हाट इज डीजीएफटी? बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉ रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको देखती है। व्हाट इज मैगसेफ? आपने एप्पल के फ़ोन में देखा होगा इस तरीके से गाड़ियों में, या फिर आपने चार्ज देखे होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बेसिकली आपके फ़ोन चार्ज होते हैं, दिस इज कॉल्ड द बेसिकली मैगसेफ। Variety of power bank that are available online, but since the launch of MagSafe chargers from Apple, the industry has evolved. तो एप्पल के करने के बाद में ये हो चुका है। एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू काम करते हैं, इनकी बैटरी बेसिकली 5000 से 10,000 मेगावाट की होती है, दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स ओके। एंड जस्ट लाइक एन अदर वायरलेस पावर बैंक उसी की तरह होते हैं, बट ऑल्सो मैगसेफ चार्ज ऑल्सो नीड्स चार्ज, इनको खुद भी चार्ज करना पड़ता है। वर्किंग कैसे? कंपेटेबल डिवाइसेज सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू काम करते हैं, दिस इज सो दिस इज मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच मैग्नेटिक फोर्स ऑब्जर्वेबल, ये सारी चीज़ें। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ करंट अफेयर पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हुई हो। कुछ अगर समझने में कुछ ना दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि नई चीज़ों के साथ पढ़ पाए। थैंक यू सो मच आज के लिए, दोबारा मिलेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, बाय बाय।